हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जहां पे हम आपके सामने उत्तराखंड के 5000 प्लस एमसीक्यूज रखने वाले हैं डिटेल डिस्कस के साथ, उसी की दोस्तों यहाँ पे आज 9वीं क्लास है। और यहाँ पे हम आपके सामने 40 क्वेश्चन रखते हैं यूकेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, डॉक्टर अजय रावत सर के बुक से डेली 5-5 6-6 पेज, और फिर परीक्षा वाणी और बीएस नेगी सर के बुक से। और इन्हें हम यहाँ पे आपके सामने डिटेल से डिस्कस कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि YouTube में सबसे अच्छी क्लासों में से यह एक क्लास है जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट करने वाली है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और यहाँ पे हम पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो बीएस नेगी सर की बुक है वहां से। देखिए दोस्तों, हम 7-8 पेज पे पहुंच चुके हैं, वही हम यहाँ पे आज डिस्कस करवा रहे हैं। तो डेली हम एक एक 1.5 पेज या फिर एक एक 2-2 पेज आपको डिस्कस कराते हैं। तो 7वां-8वां पेज है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे सरल क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 14 नवंबर 1964, 14 नवंबर 1965, 14 नवंबर 1966 या फिर 14 नवंबर 1968। तो यहां पे दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, यानी 14 नवंबर 1965। यह बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, आपसे कुछ यहां से प्रश्न बनेंगे, जैसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां है, उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में ही क्या है, हिमालयन संग्रहालय की भी स्थापना की गई थी। हिमालयन संग्रहालय, ध्यान रखना, हिमालयन संग्रहालय। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है। ज्ञान सिंह इसके कौन थे, पहले प्रधानाध्यापक थे। तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बात है, जैसे यहाँ पे कुछ पर्वतारोही की बात करते हैं जो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस फील्ड से है। तो पर्वतारोही की बात करते हैं जो प्रमुख हैं, जैसे बात करते हैं, एक नाम है सुमन कुटियाल। क्या नाम है, सुमन कुटियाल, सुमन कुटियाल। तो सुमन कुटियाल का संबंध किस फील्ड से है, इनका संबंध किससे है, पर्वतारोही से है। इसके अलावा दूसरा नाम है, आपको ध्यान रखना है, सविता मार्तोलिया। क्या नाम है, सविता मार्तोलिया। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि सविता मार्तोलिया का संबंध किस फील्ड से है, तो इनका संबंध किससे है, पर्वतारोही से है। फिर इसके अलावा बचेंद्र पाल तो आप सभी जानते हैं, इसके उनके बारे में तो बताना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक नाम है जैसे तासी नुंगशी हो गया, एक है पूनम राणा। क्या नाम है, पूनम राणा। जो ऐसे नाम है आपको ध्यान रखने हैं, पूनम राणा। पूनम राणा का संबंध किससे है, पर्वतारोही से है। संतोष यादव का संबंध किससे है, पर्वतारोही से है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों जो आजकल चर्चा में है, और वह नाम है अर्पणा कुमारी। ध्यान रखना, क्या नाम है, अर्पणा। ध्यान रखना, अर्पणा कुमारी, यानी अर्पणा कुमार, आप ध्यान रखना। और अर्पणा कुमार की बात करें तो यह पहली महिला आईपीएस है जिन्होंने विश्व की जो 7 चोटियां हैं उन्हें फतेह किया था। अर्पणा कुमार पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने विश्व की सभी 7 जो चोटियां हैं सर्वोच्च वाली उन्हें फतेह किया था। तो ध्यान रखना, अर्पणा कुमार ये हो गया। इसके अलावा एक नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि यहां पे हो गया हर्षमणि नोटियाल। इसके अलावा देवयानी सेमवाल। तो यह नाम आपको यहां से ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज यहां पे और भी ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे ये है। देखिए इसका नाम क्या है, हिमालयन, क्या है, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, MHI। क्या नाम है, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हिमालयन माउंटेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको मिलेगा कहां पे, ये आपको मिलेगा दार्जिलिंग में। कहां पे मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, दार्जिलिंग में मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, शायद आपको यहां पे क्लियर ना दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे आपको रब कर लेता हूं यहां पे थोड़ा। तो देखिए यहां पे ये आपको दिखाई देने लग गया होगा कि 4 नवंबर को, कब देखिए 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर को 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। जैसा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है सेम ऐसा ही, यानी उसी से रिलेटेड है। और 4 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यूकेएसएससी ने यह प्रश्न पूछ भी लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया है कि लिमची गाड़ किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, लिमची गाड़ किसकी सहायक नदी है। तो देखिए दोस्तों, लिमची गाड़ जो सहायक नदी है वो है यमुना की, बिल्कुल नहीं, ना ही ट्रोंस की है। जो आपको भागीरथी नदी दिखाई दे रहा है ये उसकी सहायक नदी है। लिमची गाड़ किसकी सहायक नदी है, लिमची गाड़ जो सहायक नदी है वो भागीरथी नदी की है। तो कहां पर है, देखिए दोस्तों ये रहा भागीरथी नदी का मैप। अब देखिए ये नदी आई, भागीरथी नदी कहां से, गौमुख से होकर आई। और गौमुख से आने के बाद यहां पे देखिए, यहां पर मिलेगा आपको ऊपर एक थांगला दर्रा।
थांगला दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाड़ गंगा। और जाड़ गंगा की बात करें तो जाड़ गंगा में एक परियोजना है जिसका नाम है किरमोली परियोजना। तो एक परियोजना जो काफी इंपॉर्टेंट है, किरमोली परियोजना जाड़ गंगा पर है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी जो यहां पे परियोजना है जो हमने प्रश्न में आपको पूछा था, वह है लिम्चागाड़ परियोजना। तो लिम्चागाड़ परियोजना कहां पर है? यह है उत्तरकाशी में। लिम्चागाड़ किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुछ और परियोजना आप यहां पे देख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे बात करें काकोरा गाड़ परियोजना, इसके अलावा बात करें जालंधरी गाड़ परियोजना। सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए छोटे गाड़ गधेरे यूकेसीसी प्रश्न पूछता है, पूछेगा काकोरा गाड़ परियोजना कहां पर है, किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। काकोरा गाड़ किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। जालंधरी गाड़ कहां पर है? उत्तरकाशी में है। किसकी सहायक है? भागीरथी की सहायक है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और ये हर्सिल में अपना वो बनाते हैं, संगम बनाते हैं। फिर भागीरथी में ही थोड़ा नीचे आने पर आपको लोहारी नाग परियोजना मिलेगी। कौन सी परियोजना मिलेगी? लोहारी नाग परियोजना। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है लोहारी नाग परियोजना, यहां पे देखना। और फिर एक चीज ध्यान देखिए, जैसे लोहारी नाग परियोजना के नीचे आओगे फिर आपको मिलेगा सिया गंगा परियोजना। और सिया गंगा कहां पे मिलाती है? झाला नामक स्थान पर मिलती है। फिर डोडी ताल से एक नदी निकलती है, अस्सी गंगा नदी, और इसी में अस्सी गंगा परियोजना है। और गंगोरी नामक स्थान पर ये अपना संगम बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो मनेरी भाली परियोजना है। देखिए दोस्तों, मनेरी भाली परियोजना की बात कर रहे हैं तो इसके दो फेज है, एक है फेज 1 और एक है फेज 2। क्या है? फेज 1 और फेज 2। देखिए अगर हम फेज 1 की बात करते हैं तो फेज 1 की स्थापना हुई थी, यानी जो ये इसने काम करना शुरू कर दिया था ये 1984 से कर दिया था, अक्टूबर 1984 से। अक्टूबर 1984 से जो मनेरी भाली जो फेज 1 परियोजना है इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। और इसकी क्षमता की बात करें तो ये 90 मेगावाट की परियोजना है। 90 मेगावाट की परियोजना है, तो 90 मेगावाट की ये परियोजना है। फिर यहां पे दूसरी है मनेरी भाली परियोजना, यानी मनेरी भाली फेज 2 परियोजना। और इसके बात करें तो ये 2008 में कंप्लीट हुआ था, यानी अभी का है, यानी 2008 का है। और इसकी जो क्षमता है वो 304 मेगावाट की है, 304 मेगावाट की। तो यहां पे दोस्तों ध्यान रखना, तो इन बातों को आपको उत्तरकाशी से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहां पे कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? तो यहां पे दोस्तों इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जब आंसर देते हैं ना तो इससे ये फायदा होता है कि देखिए आपकी प्रैक्टिस होती जाती है। यदि आप कॉपी में लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? अठोड़ मेला, कंडक मेला, बिस्सू मेला या फिर गिंदी मेला। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या क्या आपको ध्यान रखना है। देखिए जो यहां पे आपको जो कंडक दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है, अठौड़ भी बिल्कुल सही है, बिस्सू भी बिल्कुल सही है। बिस्सू मेला अगर बात करें तो जौनसार भाबर में भी लगता है और उत्तरकाशी में भी लगता है। फिर यहां पे जो ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है गिंदी मेला, ये बिल्कुल गलत है। क्यों दोस्तों यहां पे गलत है? तो देखिए दोस्तों यहां पे यानी ये जो गिंदी मेला है ये कहां पे लगता है? ये लगता है कहां पे? पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल में लगता है गिंदी मेला, दुगड्डा के आसपास लगता है। अगर आपने, जैसे कि आपको याद होगा, मुझे काफी अच्छे से याद है कि जब हम 6-7 में पढ़ते थे तो एनसीईआरटी में एक किताब में था कि दुगड्डा का तेंदुआ। तो एक जो छोटी बच्ची थी एक बार क्या गई थी दुगड्डा के में जो मेला था वहां पे गई थी, तो वहां से वो घर आ रही थी, लौट आ रही थी, तो शाम के टाइम पे उसे तेंदुआ ने शिकार बना लिया था। तो गिंदी मेले से ही वो लौट कर आ रही थी। तब से वो बात मुझे ढंग से याद है कि गिंदी मेला कहां पे लगता है? दुगड्डा में लगता है, यानी दुगड्डा के आसपास लगता है। तो गिंदी मेला पौड़ी गढ़वाल में हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे कुछ और भी है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जैसे यह है कि निम्नलिखित में मेला उत्तरकाशी में नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे अगर कंडक मेला की बात करें तो कंडक मेला तो हो गया उत्तरकाशी में। और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि कांडा का मेला, कांडा का मेला, तो कांडा का मेला भी कहां पे लगता है? कांडा का मेला भी लगता है पौड़ी गढ़वाल में। तो कांडा पूछा जाता तो पौड़ी गढ़वाल में, गिंदी पूछा जाता तो यह भी कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल में। और यहीं पर अगर हम पूछते कि गेंदुआ का मेला, गेंदुआ का मेला, गेंदुआ का मेला, तो गेंदुआ का मेला लगता है उत्तरकाशी में। कहां पे लगता है? उत्तरकाशी में। तो ध्यान रखना, गेंदुआ उत्तरकाशी में है, गिंदी का मेला पौड़ी गढ़वाल में है, बिस्सू मेला, अठौड़ मेला कहां पर है? यहीं पर है। और अठौड़ मेला की बात करें तो ये पशुपालन से संबंधित है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये भी है। अच्छा, एक हो गया कंडक मेला उत्तरकाशी में है, कांडा मेला पौड़ी गढ़वाल में है। और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि कंडाई का मेला, क्या है? कंडाई का मेला, कंडाई का मेला की बात करें तो चंपावत में लगता है। तो देखिए शब्द ये ऐसे ही आसपास के शब्द है और ये कंफ्यूज कर सकते हैं।
कंडक मेला उत्तरकाशी में, कांडा का मेला पौड़ी गढ़वाल में, और कंडाई का मेला वो कहां पे लगता है, वो चंपावत में लगता है। तो इन बातों का आपको यहां पे ध्यान रखना है। और विश्व की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, धनुष बाण के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है ना। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्तरकाशी जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो कितनी विधानसभा सीटें हैं उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन है 3, 6, 5 या फिर 4। तो कितनी है दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपका आंसर चेक कर रहे हैं। तो कितना इसका राइट आंसर है, उत्तरकाशी जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 3, 5, 6 या फिर 4। तो कितनी इसका राइट आंसर है, आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 3। ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है वह है, कौन कौन सी है, देखिए कौन कौन सी की बात करें तो एक है गंगोत्री, क्या है, गंगोत्री। दूसरी है यमुनोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री, और तीसरा है पुरोला, कौन सी है, पुरोला। और पुरोला की बात करें तो ये एससी के लिए आरक्षित है, किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है। तो उत्तरकाशी जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। और पुरोला किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें गंगोत्री की, तो गंगोत्री से एक फैक्ट आप यह ध्यान रखना कि जो गंगोत्री है ना, गंगोत्री से जो हर्षवंती जो विष्ट थी, उन्होंने यहाँ पे जो भोजपत्र का वृक्ष है उसका यहाँ पे रोपण किया था। यानी गंगोत्री में भोजपत्र के वृक्ष लगाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, हर्षवंती विष्ट को जाता है। किसे जाता है, हर्षवंती विष्ट को जाता है। तो हर्षवंती विष्ट को जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, गंगोत्री में भोजपत्र वृक्ष लगाने का श्रेय। तहसील की बात करें उत्तरकाशी में तो 6 हैं, ब्लॉक की बात करें तो 6 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां पे 5 है कि उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव क्षेत्र कब घोषित किया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट फैक्ट वाला प्रश्न है, और इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है दिसंबर 2012। कब है, दिसंबर 2012, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है। तो गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव क्षेत्र जो घोषित किया गया था वो दिसंबर 2012 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं। देखिए गिलगिट ऑफ उत्तराखंड की बात करें तो ये आराकोट को कहते हैं। किसे कहते हैं, आराकोट को कहते हैं। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं, आराकोट को कहते हैं। अब आराकोट की बात करें तो आराकोट में कौन सी नदी बहती है, कल भी हमने डिस्कस किया था, यहां पे पावर नदी बहती है, पावर या पावर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, पावर या पावर नदी बहती है। और पावर नदी में बाढ़ कब आई थी, अगस्त 2019 में प्रसिद्ध यहां पे बाढ़ आई थी। अगस्त 2019 में यहां पे क्या आई थी, बाढ़ आई थी, है ना। तो यहां तक आपने देखा। नेलंग घाटी भी आपने देखा था, नेलंग घाटी को क्या कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है ना, उत्तराखंड का लद्दाख क्या कहा जाता है। तो नेलंग घाटी ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो गया, आपको यह ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है कि वर्णावर्त पर्वत का प्रमुख भूस्खलन किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्णावर्त जो पर्वत है उसमें प्रमुख भूस्खलन कब हुआ। तो भूस्खलन कब हुआ ये आपको बताना है। तो आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2000, 2003, 2004 या फिर 2005। तो सही आंसर क्या है, इसका आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है 2003, ये बिल्कुल सही है। वर्णावत पर्वत में जो प्रमुख भूस्खलन हुआ था ये 2003 में हुआ था। वर्णावत पर्वत कहां पर है, वर्णावत पर्वत की बात करें तो यह आपको मिलेगा उत्तरकाशी में। कहां पर मिलेगा, उत्तरकाशी में। यानी उत्तरकाशी के तलहट जो वर्णावत पर्वत है इसकी तलहटी पर उत्तरकाशी जो शहर है वो बसा हुआ है ना। तो उत्तरकाशी में है। तो 2003 में यहां पे भूस्खलन हुआ था। और इसी पर्वत में प्रसिद्ध एक सुरंग है, तांबा खाड़ी की सुरंग। क्या है, तांबा खाड़ी की सुरंग। तांबा खाड़ी की सुरंग, तांबा खाड़ी की सुरंग कहां पर है, उत्तरकाशी में है। कहां पर है, इसी पर्वत पर है। किसी पर्वत पर है, यानी जो यहां पे वर्णावत पर्वत आपको दिखाई दे रहा है यहीं पर है। और वर्णावत पर्वत के सामने एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, वरुणा नदी। क्या नाम है, वरुणा नदी। तो वरुणा नदी यहां से निकलती है, जिसका दूसरा नाम क्या है, इसका जो दूसरा नाम है वह है श्यामलगाड़। क्या नाम है, श्यामलगाड़। श्यामलगाड़ जो दूसरा नाम है इस नदी का ही नाम है। तो वरुणा नदी यहीं से निकलती है, श्यामलगाड़ भी यहीं पर है। और वरुणा नदी का संगम भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी जनपद में होता है। तो यहां तक ये फैक्ट हो गया। फिर देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ और भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। जैसे ये तो आ गया यहां पे, है ना। अगर आपको पूछा जाए कि ज्ञानसू में भूस्खलन कब हुआ था, ज्ञानसू जो उत्तरकाशी है, ज्ञानसू में भूस्खलन। तो ज्ञानसू में भूस्खलन की बात करें तो कब हुआ था, तो ज्ञानसू में जो भूस्खलन हुआ था वह हुआ था 23 जून 1980। सॉरी यहां पे कर देता हूं, 23 जून 1980।
1980। तो ध्यान रखना कब है, 1980 में हुआ था। तो ज्ञानसू में भूस्खलन 1980 में हुआ था और वर्णावत पर्वत में भूस्खलन 2003 में हुआ था। यही ध्यान रखना। वर्णावत से आप एक ध्यान रख सकते हैं कि वर्णा जो यहाँ पे है, यहाँ पे पंचकोशी यात्रा लगाई जाती है, यानी वर्णावत जो पर्वत है इसी में क्या चलती है, पंचकोशी जो यात्रा है उसका आयोजन किया जाता है। और इस यात्रा की बात करें तो ये वर्णा नदी उत्तरकाशी से होकर जाती है और फिर ये वर्णा पर्वत से होकर जो अस्सी गंगा जो नदी है, अस्सी गंगा और भागीरथी का जहां पे जल संगम है वहां पर ये समाप्त होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 8 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर दीजिए पहले आप जरा। यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र उत्तरकाशी जनपद से प्रकाशित नहीं होता था। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए हैं, तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे आसानी से कर दोगे, क्योंकि एक यहाँ पे काफी प्रसिद्ध है और उसका नाम क्या है, जो आपको डी दिखाई दे रहा है, यानी जो कर्मभूमि है वह आपको दिखाई दे रहा है। तो कर्मभूमि किसका है? देखिए कर्मभूमि की बात करें तो कर्मभूमि का जो प्रकाशन हुआ था ये 1939 में हुआ था। कहां से हुआ था इसका प्रकाशन? ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये लैंसडाउन से हुआ था। कहां से हुआ था? लैंसडाउन से हुआ था। और भैरव दत्त धुलिया जी, भैरव दत्त धुलिया जी, भैरव दत्त धुलिया जी, और एक और नाम यहां पे आता है, वो आता है भक्त दर्शन। क्या नाम आता है? भक्त दर्शन। तो इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था कर्मभूमि का 1939 में, लैंसडाउन से भैरव दत्त धुलिया, वाप यहां पे भक्त दर्शन जी, तो इनके द्वारा कराया गया था। गढ़ रेबार की बात करते हैं। देखिए गढ़ रेबार का जो प्रकाशन हुआ था ये 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सुरेंद्र दत्त भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र, ध्यान रखना दोस्तों, अभी याद करें, सुरेंद्र दत्त और भट्ट जी के द्वारा, यानी सुरेंद्र दत्त भट्ट इनका पूरा नाम है, सुरेंद्र दत्त भट्ट जी के द्वारा 1973 में हुआ था। पर्वतवाणी की बात करें तो एक साल बाद 1974 में हुआ था। तो पर्वतवाणी 1974 में हुआ था। और यहीं पर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, पर्वतवाणी की बात करें तो पीतांबर जोशी जी नाम था। क्या नाम था? पीतांबर जोशी जी। तो पीतांबर जोशी जी इनका क्या था? नाम था। तो कौन सा समाचार पत्र उत्तरकाशी जनपद से प्रकाशित नहीं होता था? कर्मभूमि नहीं होता था। और यहीं पर अगर आपको वीर गढ़वाल की बात करें तो वीर गढ़वाल का जो प्रकाशन हुआ था यह 1982 में हुआ था। और इनकी बात करें किसने प्रकाशित किया था? तो बर्फिया लाल ज्वांठा जी इनका नाम था। क्या नाम था? बर्फिया लाल ज्वांठा जी। तो बर्फिया लाल ज्वांठा जी इनका नाम था, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। और ये क्या है, एक विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके थे। तो यहां तक ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर यहां पे दोस्तों 9 है और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि बचेंद्री पाल के संदर्भ में गलत कथन का आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। पाल जी को 1986 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की महिलाओं में पाल जी के स्थान 5वां है। और पाल जी को यानी बचेंद्री पाल जी को 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर दोस्तों बताइए कौन सा होगा? ए बी सी डी, कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो इसका राइट आंसर दीजिए, क्या इसमें से गलत है? तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए 5वां स्थान नहीं है, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्या स्थान है? यानी एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की महिलाओं में जो बचेंद्री पाल जी का जो स्थान था वह कौन सा था? वह चौथा स्थान था। कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। तो यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि चौथा स्थान था। और यहीं पर दोस्तों कुछ और फैक्ट मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूं एवरेस्ट के संदर्भ में। जैसे यहाँ पे एवरेस्ट की बात की गई है ना, देखिए एवरेस्ट की बात करते हैं। देखो एवरेस्ट की बात करते हैं। एवरेस्ट देखो, एवरेस्ट की हाइट कितनी है? एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848.8, 8,848.8, यानी 8,848.86 मीटर है। ध्यान रखना है ना। अब देखिए पहली महिला कौन थी? अगर यहाँ पे बात की जाए पहली महिला, तो एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए एवरेस्ट फतेह करने वाली अगर आपको पहली महिला पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम क्या था। तब बताइए, पहले तो आप बताइए कि उनका नाम क्या था कि जिन्होंने पहली महिला थी। जुनको तोबई। क्या नाम था उनका? उनका नाम था जुनको, ध्यान रखना क्या नाम है? जुनको। उनका नाम था जुनको ताबई। क्या नाम है? ताबई, जुनको ताबई। तो पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी जुनको ताबई। उत्तराखंड की और भारत की पहली महिला कौन सी थी? बचेंद्री पाल थी। विश्व में कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। अच्छा उत्तराखंड के अगर हम सॉरी यहाँ पे पूरे भारत की बात करते हैं, भारत के प्रथम व्यक्ति है ना, भारत की बात करते हैं, तानजिंग हिलरी, तो आप सभी जानते हैं प्रथम व्यक्ति हम उत्तराखंड भारत की बात करते हैं।
तो प्रथम व्यक्ति कौन थे भारत के जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एवरेस्ट फतेह किया था? तो उनका नाम क्या था? देखिए, पहले व्यक्ति की बात करें जिन्होंने उत्तराखंड जो एवरेस्ट फतेह किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कर्नल अवतार सिंह चीमा। क्या नाम था? कर्नल अवतार सिंह चीमा। कर्नल अवतार सिंह चीमा। तो कर्नल अवतार सिंह चीमा जी ने पहले भारतीय हुए जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। और पूछा जाएगा कि कब किया, तो 1965 में किया था। 1965 में इन्होंने फतेह किया था। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र की बात की जाए तो मालवर्थ पूर्णा है, ये प्रश्न यूकेएसएस ने पूछ भी लिया है। और बचेंद्री पाल की बात करें तो बचेंद्री पाल ने कब किया था? 23, ध्यान रखना, 23 मई 1984 को, 1984 को। तो 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने क्या किया था? एवरेस्ट फतेह किया था। और यह चीजें आपको बचेंद्री पाल से ध्यान रखनी है, बाकी सभी फैक्ट यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से 52 गढ़ों में से कौन सा गढ़ उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? तो कौन सा गढ़ नहीं है? इंडियागढ़, मुंगरागढ़, सांकरीगढ़ या फिर रामीगढ़? तो कौन सा इसका सही है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको रामीगढ़ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, ये आपको मिलेगा शिमला में। कहां पे मिलेगा? शिमला में। तो ये कहां पर है? शिमला में। तो ये कहां पर है? शिमला में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रश्न थे ये थे, जो क्वेश्चन थे बीएस नेगी सर की बुक से। अब बात करते हैं हम ग्राम विकास अधिकारी के पेपर को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड पेपर है ये हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट कर देंगे सेकंड पेपर भी, कल हम तीसरे पेपर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपको पूछा कि बंधु नामक जो मासिक पत्र है इसका संपादन कब किया गया? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका आंसर लिख लेते हैं, 11 है, 11वां क्वेश्चन है ये कि निम्न में से बंधु नामक जो मासिक पत्र है इसका संपादन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी राम सिंह धोनी जी ने। देखिए, बंधु नामक मासिक पत्र का जो संपादन का जो कार्य किया था वह क्या था? राम सिंह धोनी जी ने। अब देखिए, राम सिंह धोनी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, 1893 में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। और फिर 1930 में उनका निधन हो गया था। तल्ला बिनोला जो गांव है जयंती अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था। बंधु समाचार पत्र, देखिए यही प्रश्न यूकेएससी ने पूछा था कि बंधु समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन करवाया था, फतेहपुर से इसका प्रकाशन करवाया था। और सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि सर्वप्रथम जय हिंद नारा इन्होंने दिया था। तो आने वाले एग्जाम में दोस्तों यह फैक्ट आपको पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने सबसे पहले जो सुभाष चंद्र बोस जी है उनसे भी पहले जय हिंद का नारा दे दिया था? तो किसने दिया था? यह राम सिंह धोनी जी ने ही दिया था। 1920-21 के आसपास दे दिया था उन्होंने। तो राम सिंह धोनी जी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। उनकी स्मृति में 1935 में राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना जयंती सालम जो अल्मोड़ा है वहां पे की गई थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी फैक्ट लिखे ना सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद करना है। देखिए, अगर सफलता चाहिए दोस्तों तो मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आपको नहीं मालूम कि आपको कौन सा फैक्ट यूकेएससी पूछ जाएगा, आप सोचेंगे छोड़ो यार ये फैक्ट थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन यूकेएससी वही फैक्ट आपको पूछ लेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी फैक्ट आपको नहीं छोड़ना है। जो फैक्ट भी आपको बताए जाते हैं उन फैक्टों को आपको दोस्तों याद करना है, समझना है। जानता हूं एक बार में कभी भी याद नहीं होता, 2 बार में भी याद नहीं होता, कम से कम 4 या 5 बार रिविजन होना बहुत जरूरी है। कीजिए, आप भी कॉपी में लिखिए, फिर उसके बाद याद कीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए, राम सिंह धोनी जी का जन्म 1893 में हुआ था। 1930 में 90 में उनकी 1930 में उनका मृत्यु हो गई थी। अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बंधु पत्र में उन्होंने संपादन का कार्य किया था। जय हिंद का नारा उन्होंने सबसे पहले दिया था। और उनकी स्मृति में राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना की गई थी 1935 में। कहां पर? जो जयंती सालम अल्मोड़ा है वहां पे की गई थी। 1925 से 26 तक वे शक्ति समाचार पत्र के संपादक भी रहे थे। और उन्हें एक सच्चा देशभक्त की उपाधि के रूप में भी दिया जाता था। शायद गांधी जी ने उन्हें यह उपाधि दी थी। और बंबई में उन्होंने हिमालय पर्वतीय संघ की भी स्थापना की थी। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे दोस्तों, जैसे ये ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है, इंद्र सिंह नयाल जी, इनसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और प्रश्न दोस्तों वो यह है कि इनकी एक किताब है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है। और उस किताब का नाम है, क्या नाम है? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। क्या नाम है? स्वतंत्रता संग्राम, या स्वतंत्रता संग्राम लिखें यहाँ पे, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, कुमाऊं का
योगदान। तो कुमाऊं का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी रचना है? वो जो रचना है वो किसकी रचना है? ये रचना है इंद्र सिंह नयाल जी की। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है और पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में चेतु माणकू कौन थे? देखिए चेतु माणकू की बात करें तो ये एक चित्रकार थे जो यहाँ पे जो मोलाराम जी हैं उनके शिष्य थे। और ये किसके दरबार में थे? ये जो दरबार में थे ये सुदर्शन शाह के दरबार में थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की बात करें, देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न क्यों पूछा गया था आपको ये बताता हूं। देखिए करंट अफेयर का ये प्रश्न था, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है रोडोडेंड्रोन की, जेट्रोफा की, सारगोसा की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों यह प्रश्न क्यों पूछा गया था? पूछा इसलिए गया था क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न था और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तराखंड के संदर्भ में ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट था। तो देखिए इसका राइट आंसर तो है जो आपको ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है, यानी जेट्रोफा, इसका बिल्कुल सही है। और क्यों यह प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न दोस्तों यहां पे इसलिए पूछा गया था कि पहली बायोडीजल फ्यूल का प्रयोग कराया गया था। पहला बायोडीजल फ्यूल, पहला बायोडीजल फ्यूल। तो देखिए दोस्तों पहला अगर बायोडीजल फ्यूल की बात करें तो जेट्रोफा से प्राप्त किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। और पहला बायोडीजल फ्यूल के कारण क्या किया गया था कि फ्लाइट की बात की गई थी, यानी फ्लाइट चली गई थी कहां से कहां के बीच में? ये चली गई थी देहरादून से दिल्ली के बीच में, देहरादून से दिल्ली के बीच में, यानी ये चलाई गई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि पहला बायोडीजल जो फ्लाइट चलाई गई थी, यानी पहली बायोडीजल से, जो बायोडीजल होता है ना, पहला जो प्राकृतिक जो ईंधन है बायोडीजल, इससे जो फ्लाइट चलाई गई थी वो कहां से कहां चलाई गई थी? देहरादून से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। और किस विमान के द्वारा चलाई गई थी, यानी कौन सा विमान था? इस विमान का नाम था स्पाइस जेट। क्या नाम था? स्पाइस जो जेट है इसके द्वारा चलाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2018 में ये चलाई गई थी, अगस्त 2018 में चलाई गई थी। तो देखिए यूकेएसएससी करंट अफेयर आपको 2 साल पुराना भी पूछता है, तो काफी इंपॉर्टेंट था, वैसे इसलिए पूछ लिया। अगस्त 2018 में पहली बार पहला बायोडीजल फ्यूल से एक फ्लाइट चलाई गई थी जो देहरादून से दिल्ली के बीच में चली गई थी। 45 मिनट का इसने समय लिया था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर आपको स्पाइस जेट की बात करें तो इसके जो वर्तमान जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय सिंह। क्या नाम है? अजय सिंह। तो अजय सिंह कौन है? स्पाइस जेट के वर्तमान जो चेयरमैन है वो है। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पहली फ्लाइट थी जो बायोडीजल से चलाई गई थी, देहरादून से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी, 45 मिनट का समय लगा था। स्पाइस जेट का यह हवाई जहाज था। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करेंगे, यानी 13 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर यहां पे 14 है कि स्वर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए स्वर्ण वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों वह की थी इच्छर देव ने। किसने की थी? इच्छर देव ने। और इसका जो अंतिम जो राजा था उसका नाम था सुभिक्ष राज। कौन था? सुभिक्ष राज। देखिए अंतिम था, ये अंतिम कौन था? सुभिक्ष राज था। संस्थापक कौन था? संस्थापक था इच्छर देव। तो इच्छर देव संस्थापक था और अंतिम कौन था? सुभिक्ष राज। तो यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न हमने कल परसों 2-3 बार डिस्कस करा भी दिया है और यूकेएसएससी ने यही प्रश्न पूछा है। देखिए यहां पे हम पहुंच गए हैं 14वें क्वेश्चन पे और पूछा है कि चंद वंश का शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो देखिए कौन था? रुद्रचंद था। और कल हमने आपको बताया था जो ये रुद्रचंद था ये 1588 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में लाहौर में मिला था। कब मिला था? लाहौर में मिला था, अकबर से मिला था। जो जहांगीर की जो रचना है तुजू के जहांगीरी, वहां पे इसकी रचना मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। जो बदायूनी है उसकी जो किताब है मुंतखाब कुछ ऐसा नाम है, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने बाद में इसे 84 लाख माल का जो परगना है, जो तराई जो क्षेत्र है, वो इसे दे दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है अकबर के काल का। तो जगत जो यहाँ पे रुद्रचंद है वो यही है। जगत चंद की बात करें तो ऐसा ये शासक हुआ जिसने जुआरियों पर भी टैक्स लगाया था। जुआरियों पर टैक्स लगाने वाला जगत चंद था। सर्वाधिक विकास चंद वंश का किसमें हुआ था? जगत चंद में हुआ था। तो यह चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हल्द्वानी नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों हल्द्वानी नगर की जो स्थापना की थी वो की थी, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है ट्रेल, ये बिल्कुल सही है। तो हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी? ट्रेल ने की थी। तो ट्रेल द्वारा हल्द्वानी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1834 में की गई थी। 1834 में ट्रेल द्वारा हल्द्वानी नगर की स्थापना की गई थी। और यहीं पर इसने अपने लिए एक बंगला बनाया और जिस बंगले को किस नाम से जाना जाता है? खाम का बंगला। खाम का बंगला। तो
खाम का बंगला किसका है? ट्रेल का है। कहां पर है? हल्द्वानी में है। 1834 में ट्रेल ने किसकी स्थापना की थी? हल्द्वानी की स्थापना की थी। हल्द्वानी की बात करें तो किस नदी के तट पर है? गोला नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गोला नदी के तट पर है। गोला नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है पुष्पभद्रा। क्या नाम है? पुष्पभद्रा। तो पुष्पभद्रा किसका प्राचीन नाम है? गोला नदी का है। अच्छा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पे पूछा जाता है कि हल्द्वानी में ट्रेन कब आई थी? ये आई थी 1884 में। तो लखनऊ से हल्द्वानी में जो ट्रेन आई थी ये अप्रैल 1884 में आई थी। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 14, यानी 14 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है कि किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सरल क्वेश्चन था और आप सभी जानते होंगे, एनसीईआरटी में क्या कहते हैं, जो यहाँ पे परीक्षा वाणी है उसमें भी इसका आंसर है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है नैनीताल को। किसे जाना जाता है? नैनीताल को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे ये हो गया नैनीताल का, ये हो गया। अगर यहीं पर आपको पूछा जाता नौकुचिया ताल का, तो नौकुचिया ताल का नाम क्या है? इसका नाम है सनत कुमार। क्या है? सनत कुमार। तो सनत कुमार किसका, यानी सनत कुमार सरोवर किसका नाम है? नौकुचिया ताल का है। अगर यहाँ पे आपको पूछता है गरुड़ ताल का, जैसे यहाँ पर है एक गरुड़ ताल का, क्या है? गरुड़ ताल का। तो गरुड़ ताल आपको पूछा जाता प्राचीन नाम, तो इसका नाम है चित्रहिद्र, यानी चित्रहिद्र। तो चित्रहिद्र किसका नाम है? गरुड़ ताल का है। एक है राकस ताल, जो आपको मानसरोवर में मिलेगा, राकस ताल। राकस ताल का क्या है? तो इसका है रावण हृदय। क्या है? रावण हृदय, यानी रावण का हृदय बोला गया है इसे, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। पुष्पभद्रा मैंने आपको बताया था अभी, गोला नदी का नाम है। दाबका नदी की बात करते हैं। देखिए, जो दाबका नदी है आपको नैनीताल में मिलेगी, इस नदी का नाम क्या है? देवकी इसका प्राचीन नाम था। क्या नाम था? देवकी इसका प्राचीन नाम था। एक नाम है पर्णपत्रा। क्या नाम है? पर्णपत्रा। यहां पे लिखा है पर्णपत्रा। पर्णपत्रा किसका प्राचीन नाम था? यह था पन्नार नदी का प्राचीन नाम। पनार नदी का प्राचीन नाम था पर्णपत्रा। क्या नाम था? पर्णपत्रा। और आप यहां पे यह भी ध्यान रख सकते हो दोस्तों कि जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक है मद महेश्वर गाड़। क्या है? मद महेश्वर गाड़। और मद महेश्वर गाड़ की बात करें तो इसका नाम क्या था? पटुमती था। क्या नाम था? पटुमती। तो पटुमती भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसका नाम है? मद महेश्वर का नाम। क्या है? मद महेश्वर का नाम है। तो यहां तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। तो एवरेस्ट हाउस कहां पर है? एवरेस्ट हाउस आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको मसूरी में। तो अभी थोड़ा एवरेस्ट के बारे में जैसे अभी डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, एवरेस्ट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? एवरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था, क्या था? कर्नल अवतार सिंह। क्या नाम था? कर्नल अवतार सिंह। कर्नल अवतार सिंह। तो कर्नल अवतार सिंह थे कब? 1965 में गए थे, है ना। और यहीं पर अगर तेंजिंग नार्जे की बात करते हैं, तेंजिंग हिलेरी की बात करते हैं, तेंजिंग हिलेरी और नार्वे की बात करते हैं, तेंजिंग नार्वे की बात करते हैं, तो तेंजिंग नार्वे की बात करें तो ये कब गए थे? ये गए थे 29 मई को। कब गए थे? 29 मई 1953 को। 29 मई 1953 को गए थे, यानी 29 मई 1953 को इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। तो ये हिस्टोरिक डे है, इस डे को आपको भूलना नहीं है। 29 मई को, 29 मई 1953 को भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आने वाले एग्जाम में यही पूछा जाएगा। और फिर बचेंद्री पाल की बात करें तो बचेंद्री पाल की जो तिथि आपको ध्यान रखना है वो है 23 मई को। 23 मई 1900 कब है? 1984 है। 23 मई 1984 है। और 24 मई को तो उनका जन्म हुआ था, यानी अपने जन्म से एक दिन पहले उन्होंने फतेह किया था एवरेस्ट को। तो यहां से ये ध्यान रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोराड़ी का मेला लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोराड़ी का मेला पिथौरागढ़ में लगता है, चंपावत में लगता है। तो कहां पे इसका आंसर लगेगा? आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बोराड़ी का मेला पिथौरागढ़, चंपावत जिले में, या फिर अल्मोड़ा में, या फिर बागेश्वर में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी पिथौरागढ़ जनपद इसका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद की हम बात कर रहे हैं, तो पिथौरागढ़ जनपद से आपको कुछ और भी मेले ध्यान रखने हैं। जैसा एक मेला है थल का मेला, थल मेला। और थल मेले की बात करें तो देखिए, थल मेले की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1940 से। अप्रैल 1940 से थल मेले की शुरुआत हुई थी। यहीं पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जोल जीबी का मेला। किसका लगता है? जोल जीबी का मेला। और जोल जीबी के मेले की बात करें दोस्तों, तो यह जो लगता है, यह लगता है काली व गोरी नदी के संगम पर। काली व गोरी नदी, काली व गोरी नदी के संगम पर कौन सा लगता है? जोल जीबी का मेला लगता है। शुरुआत कब से हुई थी जोल जीबी मेले की? इसका आंसर बताइए दोस्तों कोई, कि जोल जीबी मेले की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसके अलावा पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में ही आपको कौन सा मेला लगता है? हुंकारा देवी का मेला लगता है। हुंकारा देवी का मेला, थल मेला, जोलजीबी का मेला, मोस्टा मानू का मेला, मोस्टा मानू का मेला,
मोस्टा मानू का मेला। तो मोस्टा मानू का मेला भी कहां पे लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। तो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पिथौरागढ़ के जनपद से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15-16 हो गया, ये 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 शायद 18वां क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों, नहीं ये 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां। और 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो ये तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस कराया था। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न हमने इसलिए आपके लिए यहाँ पे रखा है कि हम आपको ये सभी जो विधानसभा सीटें हैं वो आपको याद करवाना चाहते हैं। देखिए याद कराने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक हम देखें दोस्तों, कोशिश करते हैं कि ट्रिक हम कम से कम यूज करें, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक इमेज बैठाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ट्रिक हम भूल सकते हैं लेकिन इमेज हम नहीं भूल सकते। अगर आपके मन में अगर इमेज ध्यान रहेगी तो आप आसानी से कर दोगे। देखिए यहाँ पे एक नंबर आपको ध्यान रखना है, 323242, यानी 32-32-42 और एक है 6666। अब देखिए कैसे याद करना। देखिए यहां पर है 33। आप सभी जानते होंगे कि कौन सा जनपद है दोस्तों। मैं कुछ मानता हूं कि आपको सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे ये उत्तरकाशी है, ये टिहरी गढ़वाल है, यानी ये हो गया उत्तरकाशी हो गया, ये टिहरी गढ़वाल हो गया, ये पौड़ी हो गया, ये हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। ये सभी आपको मालूम होगा कि कौन सा जनपद हो गया ना। तो मैं मान के चल रहा हूं। देखिए ये हो गया 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है 4 और फिर यहाँ पे 2। तो देखिए 3-2, 3-2 और 4-2, यानी 32-32-42। तो ऊपर के आपने देख लिया 32-32-42, तो 32-32-42 यानी यहाँ पे आपने देख लिया 32-32-42। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए 32-32-42, तो 32-32-42 तो ऊपर के जितने भी जनपद है याद हो गए 32-32-42। यानी 3 विधानसभा सीट उत्तरकाशी में है, 2 विधानसभा सीट रुद्रप्रयाग में है, 3 चमोली में है, 2 बागेश्वर में है, और फिर 4 अगर हम यहाँ पे बात करें चमोली में है, और 2 की बात करें यहाँ पे तो ये कहां पर है? चंपावत में है। तो ये याद हो गया। अब आ जाइए 6 पे। तो देखिए दोस्तों यह जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो जनपद है यहाँ पे सारे, इन सभी में 6-6 हैं, यानी 6, 6, 6 और 6, यानी टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल 6-6-6 हैं। इन सभी जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 6-6 विधानसभा सीटें हैं। तो आसानी से याद हो जाएंगे 32-32-42 और 6-6-6-6। तो ये याद हो गए। फिर देखिए अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है हरिद्वार में। क्या है? हरिद्वार में। और हरिद्वार में कितना है? हरिद्वार में आपको मिलेगा 11, देहरादून में आपको मिलेगा 10, तो 10, 11, और उधम सिंह नगर को आपको ध्यान रखना है वो कितना है? 9। तो यहां से आप इसे आसानी से दोस्तों इन सभी को आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। तो उधम सिंह नगर 9, देहरादून 10, हरिद्वार 11। तो ये सभी विधानसभा सीटें हैं, आपको याद हो गई होंगी। तो देखिए दोस्तों मैप में आपको बिठाना है, मैप में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं हमारे पार्ट 3 डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से, और यहाँ पे हम 54-55 के आसपास जो पेजेस हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी 21वां क्वेश्चन आपको पूछा है कि खेरागढ़ की संधि जो डोटी नरेश देवपाल के साथ किस चंद शासक की हुई थी? तो खेरागढ़ की संधि किसकी हुई थी? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारती चंद की हुई थी, ज्ञानचंद की हुई थी, कल्याण चंद की हुई थी, या फिर उद्योत चंद की हुई थी? तो किसकी हुई थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, उद्योत चंद, यह बिल्कुल सही है। इसका भी डिटेल व्याख्या देते हैं आपको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि हीरू देवबा किस चंद शासक का सेनापति था? तो हीरू देवबा किस चंद शासक का सेनापति था? देखिए दोस्तों कुछ शासक ऐसे हैं जिनके कुछ जो सेनापति काफी प्रसिद्ध है, उन सेनापति को भी आपको ध्यान रखना है। टफ प्रश्न आपको यही पूछे जाएंगे। तो हीरा देवबा किसका था? हीरा देवबा था, यह भी किसका था? जो उद्योत चंद है, यहाँ पे उद्योत जो चंद है इसी का था। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उद्योत चंद के बारे में। उद्योत चंद के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे देखिए उद्योत चंद की बात करें तो 1678 से लेकर 98 तक इसका कार्यकाल था। 1678 से लेकर 1698 तक इसका क्या था? कार्यकाल था। और फिर यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो ताम्रपत्र है, बरम ताम्रपत्र है, और यहाँ पे अगर बरम ताम्रपत्र उद्योत चंद का भी है, जगत चंद का भी आता है, और बरम ताम्रपत्र मुवानी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे बीरेश्वर, अगर हम ब्रह्मताम्र के पत्र की बात करते हैं तो बीरेश्वर जोशी द्वारा बधानगढ़ की जासूसी की गई थी। उद्योत चंद को धाई माता रोग से पीड़ित था, इससे हमें यह जानकारी भी मिलती है। यानी जो ब्रह्म ताम्रपत्र है यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जो उद्योत चंद है यह कौन से रोग से पीड़ित था? यह धाई माता रोग से पीड़ित था।
तो ताम्रपत्र से संबंधित बातें थी। सेनापति देखिए, देखो हीरा देववा इसका सेनापति था, मैसी साहू इसका सेनापति था, और शिरोमणि जोशी यह भी इसका कौन था, सेनापति था। तो उद्धव चंद के 3 प्रमुख सेनापति हुए, हीरू देववा, मैसी साहू और शिरोमणि जोशी। और फिर यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों समकालीन शासक की, तो पृथ्वी फतेहपति शाह हो गया, देवपाल शाह और औरंगजेब इसके शासक हो गए, यानी समकालीन शासक। अब देखिए दोस्तों इसने क्या क्या आक्रमण किए। सबसे पहले तो इसने बधानगढ़ पर आक्रमण किया, जीत तो गया था लेकिन इसमें इसका जो सेनापति था, जो मेरू साहू था, वह मारा गया था। तो बधानगढ़ में मेरू साहू सेनापति मारा गया था। फिर इसका डोटी अभियान हुआ बाद में। डोटी अभियान में जो इसका जो हीरू देववा जो सेनापति था, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर तीसरा इसका जो जुरायल जो दीपायल कोट है नेपाल में, दोबारा इसने आक्रमण किया था, और उसमें इसका जो सेनापति था बाद में जो शिरोमणि जोशी वो भी यहाँ पे मारा गया था, और ये इसकी पराजय हुई थी यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे जो तीसरा युद्ध था, जो जुरायल दीपायल का जो युद्ध था, इस युद्ध से इसने परेशान होकर, यानी इसकी बुरी तरीके से हार हुई थी। पहली बार तो जीता गया, पहली बार 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 जीतता गया, लेकिन लास्ट में जब इसने जुरायल दीपायल पर जब आक्रमण किया, खुद तो आक्रमण किया, फिर हार भी गया, और इस हार पर उसे बहुत बड़ी निराशा लगी, और फिर इसने कभी भी युद्ध ना करने की क्या खाई थी, कसम खाई थी कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो यही एक शासक हुआ, युद्ध हारने के बाद इसने यही निर्णय लिया कि अब से ये कभी भी युद्ध नहीं करेगा। कौन था ये? उद्योत चंद था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे देखिए एग्जाम दृष्टि से, खेरागढ़ की संधि जो अभी हमने डिस्कस किया था, देवपाल और उद्योत चंद के बीच में 1688 ईस्वी में हुई थी। काशीपुर कोटा में आम के बागान लगाने का इसने काम किया था। अब देखिए जब इसने क्या किया था कि डोटी अभियान जब यहाँ पे जब इसने जीता था, यानी खेरागढ़ की संधि वगैरह कर ली थी, तो ये जो इसके आसपास के जो चाटुकार थे, जो इसके जो दरबारी मंत्री वगैरह थे, उससे काफी प्रभावित था, और उसने उनके लालच में, उनके कहने पर इसने बहुत से धन व्यय किया। अल्मोड़ा में तला महल का निर्माण इसने किया, मल्ला महल का रुद्रचंद ने, तला महल का अल्मोड़ा में इसने किया उद्योत चंद ने। फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का इसने निर्माण करवाया, पार्वतीश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया, उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर का इसने निर्माण किया। अपने नाम पर देखिए, उद्योत चंद्रेश्वर अपने नाम पर इसने इसका निर्माण करवाया, क्योंकि चाटुकारों से, इसके चारों चाटुकार थे और उसी के बहकावे में आ गया, और फिर काफी धन इसने व्यय कर दिया था, उन्हें भी काफी धन दिया, जिससे जो नींव थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गई थी। और फिर यहाँ पे लास्ट देखिए कि जो भारती चंद के बाद उद्योत चंद एक ऐसा शासक हुआ जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, और वहां के राजा देपाल को उसको हराकर उसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, उसे भगाने पर विवश कर दिया। तो एक चीज देखिए, अजमेरगढ़ कहां पर है? ये नैनीताल में है ना, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। और भारती चंद्र पहला ऐसा शासक था जिसने आक्रमण किया था नेपाल पर, उसे वहां पे पराजित भी कर दिया था। और फिर दूसरा कौन हुआ? दूसरा हुआ उद्योत चंद। तो उद्योत चंद से यहां पर यही बातें थी दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप आंसर दीजिए, इसे भी हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है देवीचंद, ये बिल्कुल सही है। कुमाऊं का जो मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है वो देवीचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारती चंद के बाद यही अभी हमने डिस्कस किया था, और इसका नाम क्या था? उद्योत चंद था। तो ये तो हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे 24 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, और क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है दोस्तों कि बधानगढ़ को जीतकर किस चंद शासक ने वहां से मां नंदा की स्वर्ण मूर्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वर्ण मूर्ति की बात की गई है। देखिए बधानगढ़ से चंद शासक ने वहां से मां नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को अल्मोड़ा स्थापित किया था। बधानगढ़ को जीता, बधानगढ़ को जीतने के बाद इसने क्या किया? स्वर्ण मूर्ति, यानी जो मां नंदा देवी की जो स्वर्ण मूर्ति है वो अल्मोड़ा में स्थापित कर दी, यानी वहां से ला गया था। तो कौन था ये? इसका नाम था दोस्तों जो ज्ञानचंद है, सी, ये बिल्कुल सही है। देखिए एक है पहले गरुड़ ज्ञानचंद, वो दूसरा है, ये केवल ज्ञानचंद है। गरुड़ ज्ञानचंद पहले आ गया था, वो सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे ज्यादा समय तक उसने शासन किया था। और जो ज्ञानचंद है, इसने मां नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति बधानगढ़ से जीतकर अल्मोड़ा में स्थापित की थी। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ज्ञानचंद की। देखिए ज्ञानचंद का कार्यकाल 1698 से लेकर 1708 तक था, यानी उद्योत चंद के बाद ये गद्दी पर बैठा था। और यहाँ पे देखिए कि इसके समकालीन शासक फतेहपति शाह औरंगजेब हो गया। फतेहपति शाह को तो इसने हराया भी था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जाम दृष्टि है वो यह है कि बधानगढ़ पर इसने आक्रमण करके मां नंदा देवी की जो स्वर्ण मूर्ति है वो उसने अल्मोड़ा में स्थापित की थी। दुधौली का युद्ध हुआ था किसके मध्य? ज्ञानचंद के बीच में और फतेहपति शाह के बीच में। कब? 1703 में। थोड़ा तिथि विवादित हो जाती है, लेकिन कुछ किताबों में, मैक्सिमम किताबों में 1703 ही दिया गया है। फिर 1704 में अपनी पिता की हार का बदला, देखिए जो उद्योत चंद था ना, अभी पढ़ा, इसने नेपाल पर आक्रमण किया था, जुराइल वाला आक्रमण किया था, हार गया था बुरी तरीके से। फिर उसने युद्ध ना करने का वचन लिया था।
फिर इसी हार का बदला लेने के लिए ज्ञानचंद ने क्या किया कि डोटी पर आक्रमण किया 1704 में, और उसे फिर पराजित भी कर दिया था। और कत्यूर घाटी में इसने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ज्ञानचंद से यह बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहां तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि दरबारी षड्यंत्रकारी सुखराम कार्की को किस चंद शासक द्वारा मारा गया था। तो किस चंद शासक ने मरवा दिया था? तो यह मराया था तिरमल चंद ने। देखिए जो सुखराम कार्की है, पीरू गोसाई, एक दो नाम और आते हैं, ये षड्यंत्रकारी थे। किस काल में? चंद शासन के काल में। पहले तो ये लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में थे। लक्ष्मीचंद पावरफुल था तो उसमें उन्होंने उतना षड्यंत्र नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मीचंद की मृत्यु होती है, दिलीप चंद राजा बनता है, और दिलीप चंद के राजा बनने के बाद इनकी जो षड्यंत्रकारी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी कारण जो ये तिरमल चंद है, ये गढ़वाल में शरण ले लेता है। या तो श्यामशाह के दरबार में शरण लेता है या फिर मानसा के दरबार में शरण लेता है, क्योंकि ये दोनों नाम थोड़ा विवादित होते हैं। तो तिरमल चंद इसी समय गढ़वाल में शरण लेता है, और पहला शासक होता है जो गढ़वाल में शरण लेता है, तो तिरमल चंद। फिर बाद में गढ़वाल राजा इसकी सहायता करते हैं, इसे राजा बनाते हैं, तिरमल चंद को राजा बनाते हैं। और तिरमल चंद जब फिर राजा बन जाता है, तब इस षड्यंत्रकारी जो सुखराम कार्की है, पीरू गोसाई है, सुखराम कार्की इसकी हत्या करवा देता है, पीरू गोसाई को देश निकाला दे देता है ना। तो ये इनका काम करता है। तो तिरमल चंद इसका राइट आंसर है। और यह जो सुखराम कार्की वगैरह है, पीरू गोसाई है, विजय चंद की हत्या करवा देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंद राजा की विजय हेतु बधानगढ़ की जासूसी किसने की थी। तो यह हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है बीरेश्वर जोशी। ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही है, बीरेश्वर जोशी। अभी हमने ताम्रपत्र डिस्कस किया था, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अभी, देखिए ये था बीरेश्वर जोशी का ताम्रपत्र। यहाँ पे बरम ताम्रपत्र, जिसमें पता चलता है कि बधानगढ़ का क्या की थी, इसने जासूसी की थी। और यही ताम्रपत्र बाद में किसका आता है? जगत चंद का भी आता है, और उसमें भी यही बताया गया, क्योंकि जल गया था पहले, तो दोबारा से जारी करता है जगत चंद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का है कि जुआरियों पर किसने कर लगाया था। तो जुआरियों पर कर किसने लगाया था? जगत चंद ने लगाया था। और जगत चंद के बारे में आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम जगत चंद के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस चंद शासक के काल को सर्वाधिक उत्कर्ष का काल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, जगत चंद, ये बिल्कुल सही है। तो जगत चंद के बारे में देखिए, 1708 से लेकर 1720 तक इसका कार्यकाल था, और समकालीन शासक फतेहपति शाह था। देखो एग्जाम दृष्टि की बात करते हैं तो जगत चंद का काल धन धान्य से परिपूर्ण था। इसी समय तराई क्षेत्र में 9 लाख रुपए की जो वास्तविक आय होती थी वो इसी के काल में होती थी। और इसीलिए कुमाऊं के चंद वंश का स्वर्णकाल भी इसी के काल को कहा जाता है। तो कुमाऊं में चंद वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जगत चंद के काल को कहा जाता है। जगत चंद ने श्रीनगर को विजित कर लिया था, और फतेहपति शाह को श्रीनगर से भागने पर क्या कर दिया था? विवश करा दिया था। जुआरियों पर इसने टैक्स लगाया था, और चेचक के कारण इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अभी हमने दिलीप चंद की बात की थी, दिलीप चंद की किसकी हुई थी? तपेदी के कारण हुई थी। चेचक के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? जगत चंद की हुई थी। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। यही तो क्वेश्चन नंबर 29 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे लास्ट अजीराव सर की बुक से कि चंद वंश का अवनति का काल किस शासक के काल को माना जाता है? दीप चंद को, देवी चंद को, जगत चंद को, या फिर ज्ञान चंद को? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है आपको देवी चंद, ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखिए, आप देवी चंद की बात करते हैं। देखिए 1720 से 1726 तक कार्यकाल था। मणिक बिष्ट गेड़ा इसका मंत्री था, और पूरण बिष्ट गेड़ा भी इसका मंत्री था। यही बाद में इसकी हत्या भी कर देते हैं देवी चंद की। देखिए चंद वंश की अवनति का काल इसी के शासनकाल में माना जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता के समय प्राप्त धन व उसके राजदारवी चटकारों से को क्या किया था? व्यर्थ ही दान दे दिया था। और स्वयं को विक्रमादित्य बनाने के लक्ष्य में इसने जो बेसिक जो खर्च होता है, यानी जो धन धान्य का जो खर्च होता है, ये बहुत ज्यादा किया था। फिर कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक इसे कहा जाता है, और कुमाऊं का विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में बहुत धन व्यय किया था। और बाद में मणिक बिष्ट वगैरह, पूर्ण बिष्ट वगैरह इसकी हत्या भी करवा देते हैं। तो यहां तक दोस्तों ये था। अब बात करते हैं परीक्षावाणी की, और लास्ट से दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम परीक्षावाणी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम अभी जैसे हम परीक्षावाणी की जो पार्ट है हम वहाँ पे पहुंचे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में है, वन लाइनर में पहुंचे हैं। तो मैंने इन्हीं प्रश्नों को रख दिया है और इन्हीं को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो देखिए, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? 30 से 31 मई 1988 को किया गया था। शोभन सिंह जीना के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 30 से 31 मई को 1988 को। तो ध्यान रखना, मई 1988 इसका सही आंसर है। और यहाँ पे चंद्र सिंह गढ़वाली जी को किस वर्ष से जेल से रिहा किया गया? तो जेल से कब रिहा किया गया?
तो देखिए जेल से रिहा की बात करें तो 1941 में किया गया, 1941 में जेल से रिहा किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। और पेशावर कांड कब हुआ था? 23/4/1930 को। पृथक राज्य यानी 33वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए कि पृथक उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसके द्वारा रखा गया था? तो किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा 1990 में, और उत्तराखंड क्रांति दल से ये संबंधित थे, यानी उसके नेता थे। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है कि उत्तराखंड की पहली बार बंद कब हुआ था? उत्तराखंड पहली बार, तो उत्तराखंड पहली बार जो बंद हुआ था ये हुआ था 1978 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा किस वर्ष ब्लूप्रिंट जारी कर गैरसैंण को राजधानी घोषित किया गया और उसका नाम चंद्रनगर रखा गया? तो कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों ये किया गया था 21 जुलाई 1992 को। कब किया गया था? 21 जुलाई 1992 को किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 36 है उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया 7 जून 1972 को, 7 जून 1972 को। और 37वां क्वेश्चन है उत्तरांचल परिषद जो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति है इसका गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन किया गया वो किया गया था जनवरी 1989 को, और द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 38 उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ये हुई थी अप्रैल 1994 को। कब हुई थी? अप्रैल 1994 को। और 39वां क्वेश्चन है त्रिवेंद्र पंवार जी द्वारा संसद में बम पत्र कब फेंका गया था? तो यह फेंका गया था 23 अप्रैल 1987 को। कब फेंका गया था? 23 अप्रैल 1987 को। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 है, और पूछा गया है कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम संयुक्त पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो किसने किया था? वो बीजेपी ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गठन हेतु रामाशंकर कौशिकी की समिति की बात करें तो मई 1994 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और अगले महीने क्या किया था? इस रिपोर्ट को अपना भी लिया गया था। तो देखिए दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको ये बार बार पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।